नमस्कार। नॉलेज ग्रुप की मध्य प्रदेश जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम मध्य प्रदेश के वर्तमान जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है उससे जुड़े तमाम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। यह सीरीज़ मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम बिंदुओं को कवर करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी। साथ ही प्री से रिलेटेड चाहे वो मध्य प्रदेश का टॉपिक हो या किसी और सब्जेक्ट का, उसको हम धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको इस नॉलेज ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर पूरा कोर्स अवेलेबल किया जाएगा। हम बात करते हैं तो हमारा जो एमपी से जुड़ा वीडियो है वह अब डेली सुबह आया करेगा, और इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे न्यूज़ हो या और कोई योजना, तो वह सब हम शाम को डिस्कस किया करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बघेलखंड प्लेटू की। उसके पहले एक आपसे अनुरोध कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें जो भी इसके अपडेट्स हों वो आपको समय दर समय मिलते रहें। सबसे पहले देखें कि बघेलखंड है क्या। तो बघेलखंड एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो पूर्वी मध्य प्रदेश में, जो पूरे मध्य प्रदेश जो मतलब ईस्टर्न मध्य प्रदेश है उस पूरे हिस्टोरिकल रीजन में फैला हुआ है। इसको दहला या इसको दहा मंडला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मुस्लिम इन्वेजन के पहले दहला के नाम से जाना जाता था। आपने ये वर्ड सुना होगा, जो गौड़ साम्राज्य है जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, गौड़ साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, गौड़ एम्पायर के बारे में। तो डह मंडला आपने एक वर्ड सुना होगा, ये वही है। इसको दहला के नाम से, दहाला या दहला जो भी हम इसको प्रोनाउंशिएट करें, उसके नाम से इसको मुस्लिम इन्वेजन के पहले जाना जाता था। बघेलखंड वॉज हेल्ड बाय द वारलाइक कल्चुरी डायनेस्टी। बघेलखंड कल्चुरी डायनेस्टी जो काफ़ी मतलब क्रोधी डायनेस्टी है, काफ़ी झगड़े किए हैं इनने, इस साम्राज्य ने। तो युद्ध काल में या युद्ध करने वाली एक डायनेस्टी है कल्चुरी डायनेस्टी, जो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ रही। तो इसके द्वारा इस क्षेत्र पर राज्य किया गया। कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉज एट कलंजर, और इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं कि इनका जो गढ़ था वह कलंजर था। एक बार कल्चुरी डायनेस्टी के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। कल्चुरीज, तो कल्चुरी ऑफ त्रिपुरी मतलब त्रिपुरी जो ये क्षेत्र है, ये जो कल्चुरी ऑफ छेदी भी कहते हैं इसको, और त्रिपुरी जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको त्रिपुरी कहा जाता है। तो जो त्रिपुरी की कल्चुरी हैं वही छेदी कल्चुरी भी कहलाते हैं। जब हम महाजनपद के बारे में बात करते हैं तो 16 महाजनपद में एक छेदी महाजनपद हुआ है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। रूल्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 7th to 13th सेंचुरी। तो महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, और जो कि उसी के आसपास फिर 16 से 13वीं सेंचुरी तक हमें बाद में फिर जो छेदी महाजनपद है उसके अंतर्गत कल्चुरी ऑफ छेदी का जन्म हुआ। मतलब उस क्षेत्र का नाम छेदी के नाम से वो फेमस रहा और त्रिपुरी के नाम से भी वह क्षेत्र फेमस रहा। Their core territory included the historical Chedi region, also known as the दहा मंडला। तो जो हमने बताया आपको, दहला मंडला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में कल्चुरी का साम्राज्य रहा। Their capital was located at त्रिपुरी, जिसको तेवार नियर जबलपुर के पास एक तेवार नाम का जगह है जहाँ पे इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब हम जरा कल्चुरीज के बारे में एक छोटा सा इनका पूरा मैप देख लेते हैं। तो ये इंडिया है, यह भोपाल, नागपुर, यहाँ पे प्रयागराज और इन सभी क्षेत्रों में जो ये एमपी का ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे कल्चुरी डायनेस्टी का एक्सटेंशन रहा है, यहाँ पे कल्चुरी डायनेस्टी का फैलाव रहा है। कैपिटल त्रिपुरी, जिसको तेवर के नाम से भी जाना जाता है, ये जबलपुर के निकट है। गवर्नमेंट मोनार्की, यहाँ पे मोनार्की थी, मतलब राजा ही सर्वप्रभु होता था। स्टेब्लिश्ड पॉसिबली इन 7th सेंचुरी, लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास ये इन्हें अपने आप को स्थापित किया। और डिसस्टैब्लिश्ड मतलब लगभग 13वीं शताब्दी तक इनका राज्य खत्म हो गया। हम बात करते हैं कि इनके पहले कौन से साम्राज्य हुआ करते थे इस क्षेत्र में। तो एक थे गुजर्रा प्रतिहारा। तो ये गुजर्रा प्रतिहार वंश था, वो कल्चुरी के पहले इस क्षेत्र में शासन किया करता था। हम सक्सीड इनके बाद के राजाओं की बात करें तो गढ़वाल, चंदेल, परमार और दिल्ली सल्तनत। तो गढ़वाल राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, उसके बाद चंदेला राजाओं ने शासन किया, फिर परमार राजाओं ने शासन किया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे स्थापना हो गई। तो ये था
कि कल्चुरी डायनेस्टी जो कि बघेलखंड में शासन किया करती थी उसके विषय में। अब हमें शायद इसको पढ़ने में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसी तरीके के और नॉलेजेबल फैक्ट्स जिसमें आपको टाइम टू टाइम पहुँचते रहें तो कृपया आप अपने लाइक, शेयर, कंट्रीब्यूशन और साथ में जो भी आप जिस तरीके का भी डिस्कशन चाहते हैं तो उस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि हम उसको और इम्प्रूव कर आपके लिए ला सकें। चलिए बात करते हैं विद द एडवेंट ऑफ बघेल राजपूत, जो कि वॉरियर कास्ट थी। तो बघेला जो इस क्षेत्र में आए लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास, दहला वॉज एब्जॉर्ब्ड इनटू रीवा स्टेट। तो जो बघेला थे ये क्या थे, रीवा क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। तो जब कलचुरीज का पतन हो गया, कलचुरी के बाद हमने देखा कि कलचुरी के बाद आ गए थे गढ़वाल। तो 13वीं शताब्दी तक कलचुरी रहे, उसके बाद गढ़वाल राज्य आ गया और लगभग 14वीं शताब्दी तक जो रीवा के राजा हुआ करते थे, बघेला राजा, बघेल कहलाते थे, जो रीवा खंड के राजा हुआ करते थे, तो उनने इस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया और लगभग जो ये क्षेत्र है वह रीवा में एब्जॉर्ब हो गया, रीवा में समा गया। बघेलखंड एजेंसी सब डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी। एक और बात करते हैं कि जो बघेलखंड एजेंसी है मतलब मुख्य रूप से यही रीवा राजाओं के, रीवा के सत्ता, रीवा के जो क्षेत्र था इससे प्रभावित होकर एक एजेंसी बनी जो सब डिवीज़न थी ब्रिटिश सेंट्रल इंडियन की, और यह क्रिएट हुई 1871 में, जिसमें क्या हुआ करता था, रीवा हुआ करता था और कुछ अदर स्टेट्स होते थे और इनका हेडक्वार्टर सतना हुआ करता था। तो एक और हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य कि जो बघेलखंड एजेंसी है इसमें क्या क्या आता था, ये 1871 की बात है। मध्य प्रदेश हिस्ट्री के बारे में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसको और विस्तार में भी पढ़ेंगे। फिर भी एक मोटा आइडिया हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक रफ आइडिया यही है कि रीवा क्षेत्र था और कुछ अदर स्टेट्स थे और हेडक्वार्टर सतना था, और बात है 1871 की, नाम था बघेलखंड एजेंसी। बघेलखंड एजेंसी 1931 में मर्ज हो गई और एक इसने इस्टेब्लिश कर लिया जिसमें विंध्य प्रदेश शामिल था। और इंडियन इंडिपेंडेंस जो मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये 1971 में, तो क्या हम बात करेंगे कि इट मर्ज्ड विद बुंदेलखंड एजेंसी इन 1931 एंड फॉर्म द ईस्टर्न हाफ ऑफ विंध्य प्रदेश। इन्हें क्या कर दिया कि जो ये बघेलखंड एजेंसी थी यह एक छोटा सा भूभाग हुआ करता था, तो इसको इनने 1931 में बुंदेलखंड एजेंसी में मर्ज करके, और जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश जो बाद में अस्तित्व में आएगा, तो इसका ये बाद में ईस्टर्न हाफ मतलब पूर्वी जो हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा के रूप में ये बाद में निखर के आया। और बात है 1947 की। हिंदी में थोड़ा सा और व्यवस्थित लिखा है तो समझ लेते हैं। 1931 में इसका बुंदेलखंड एजेंसी में विलय हो गया और 1947 में भारत स्वतंत्रता के समय विंध्य प्रदेश का पूर्वी भाग बना। उम्मीद है कि आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो बघेलखंड एजेंसी है या बघेलखंड क्षेत्र है वह इतिहास में कहाँ यह कलचुरी वंश के शासन के अधीन रहा, उसके बाद फिर बघेल राजपूतों ने यहाँ शासन किया, उसके बाद फिर बघेलखंड एजेंसी के रूप में 1871 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहा, और उसके बाद 1931 में ये बुंदेलखंड का हिस्सा हो गया और 1947 तक ये विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। तो यह रहा बघेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक छोटा सा अंश। कल्चरी हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोकेशन की बात करते हैं कि बघेलखंड जो है, बघेलखंड क्षेत्र, यह कहाँ पाया जाता है। लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में यह पाया जाता है, और द ईस्ट ऑफ द रिवर सोन एंड इन द साउथ ऑफ द सोन रिवर वैली। देखो सोन रिवर यहाँ अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, तो सोन रिवर के उद्भव क्षेत्र के पूर्व में है। सोन रिवर निकलेगा, सोन रिवर जहाँ से निकल रही है उसके पूर्व में ये क्षेत्र है। आप यह जो डार्क कलर है ये इंडिया के मैप पे यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, बघेलखंड का हिस्सा है ये। मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को भी कवर करता है, कुछ यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि यूपी को भी कवर कर रहा है। हाँ, तो बात करते हैं कि बघेलखंड लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बखूबी है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थापित है, और इन द ईस्ट ऑफ द रिवर सोन, और ये भी देख सकते हैं कि सोन रिवर यहाँ अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और इसके पूर्व में यह स्थापित है बिल्कुल। इन द साउथ ऑफ द सोन रिवर वैली, और जो सोन रिवर है, सोन रिवर के प्रवाह तंत्र ये ऊपर को जाता है, तो उसके साउथ में इसका
लोकेशन आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। ऑन द मैप, अगर हम मैप पे बात करें तो ये 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध है। मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश तो ठीक है, इंडिया भी उत्तरी गोलार्ध में स्थापित है। तो 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, यहाँ कहीं 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ से ये शुरू होता है और 24 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे 24 डिग्री 35 मिनट तक इसका विस्तार मिल जाएगा। अब हम देखें कि जो भारत खंड है, जो भारत है, यह पूर्वी गोलार्ध में भी स्थापित है। तो अभी हम देख रहे थे कि इसकी लोकेशन जो है ये लैटिट्यूडनल लाइंस के आधार पर देखी हमने। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में, ये आड़ी रेखाएं हैं और ये खड़ी रेखाएं हैं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें 80 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, यहाँ पे कहीं 80 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट, यहाँ पे 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट। अच्छा, अपना जो IMT है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो क्या है, ये है अपना इंडियन मीन टाइम जो है 82.5 है, 82.5 हो जाएगा। तो आप इस लोकेशन को आराम से समझें तो ये लगभग जो IMT है, जो अपना जहाँ से हम अपने इंडिया का टाइम मैच करते हैं, उसके लगभग पास पहुँच जाता है। तो बुंदेलखंड का विस्तार उसको टच तो नहीं करता, यहाँ 47 मिनट्स लिखा हुआ है, 50 मिनट्स पे है, सॉरी 30 मिनट्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं कि कौन कौन से जिले, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस क्षेत्र को कवर करते हैं। हम बात करते हैं सीधी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी की लोकेशन। फिर सीधी के नीचे ही यहाँ है शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, अनूपपुर उसके नीचे है। उसके बाद उमरिया, उमरिया शहडोल और अनूपपुर के पीछे है। फिर सिंगरौली, सीधी से आगे की तरफ मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। रीवा, सिंगरौली सीधी के पीछे, यहाँ पे आप रीवा जिला देख सकते हैं। उसका सतना, सतना रीवा से सटा हुआ सतना। इस तरीके से सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, इस तरीके से ये तमाम क्षेत्र मिलकर बघेलखंड प्लेटू का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में, बघेलखंड प्लेटू के क्षेत्र में कौन कौन से पौधे पाए पेड़ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट किस तरीके के हैं। तो दिस प्लेटू इज 50% कवर्ड बाय फॉरेस्ट। जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 50% फॉरेस्ट कवर है और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। मतलब जो पर्णपाती वन होते हैं उनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये उष्ण पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं तो सागौन, टीक, सागौन के बारे में आपने सभी बहुत देखा होगा। मध्य प्रदेश में सागौन बहुतायत में मिल जाता है, बड़ा चौड़ा पत्ता होता है, बहुत अच्छा ये इमारती लकड़ी की तरह उपयोग किया जाता है। बम्बू, बांस, बांस मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और बम्बू का जो अधिकृत मध्य प्रदेश का शॉप है, जो दुकान है, वह हमें मिल जाएगी इंदौर के नवलखा में, जहाँ पे। और बम्बू की प्रजातियों को, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सेंचुरी है रालामंडल, वहाँ पे इसका विकास किया जा रहा है, इसकी कई प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तेंदुपत्ता की। तो तेंदुपत्ता जो तेंदु उद्योग है, बीड़ी से संबंधित, उससे संबंधित है ये। और तेंदु ये एक जो फल है, ये भी खाया जाता है, ये गर्मियों के मौसम में आता है। जब आप जहाँ भी स्ट्रीट वेंडर्स या थोड़ा बहुत रूरल परिवेश मिल जाए तो ये कई बार लोग बेचने आते हैं और बच्चे शौक से खाते भी हैं इसे। बात करते हैं पत्तियों की। तो पत्तियों के लिए अभी मध्य प्रदेश शासन ने चरण पादुका एक अभियान चलाया है, जिसमें तेंदुपत्ता इकट्ठे करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, खासतौर पर महिलाएं, उनके लिए पैरों में पहनने के लिए स्लीपर्स गिफ्ट मतलब जो है वो की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर कुसुम की बात करें तो कुसुम का पत्ता या कुसुम का पेड़ कुछ इस तरीके से दिखता है। साल का वृक्ष हम सभी ने देखा है, और साल के वृक्ष इस तरीके से दिखता है। ये मेरा उद्देश्य आपको ये तमाम चित्र दिखाने का सिर्फ यही है कि आप इन सभी पेड़ों को अपने आसपास देखते हैं, तो जब आप इन पेड़ों की ज्योग्राफी के साथ जोड़ें, और साथ ही जैसे हमने बताया कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हम देखेंगे कि गर्मी तक आते आते ये सभी जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं, और या पत्ते इनके पीले पड़ जाते हैं एकदम। तो हमें इससे भी पता चलता है कि इन पेड़ों की प्रकृति क्या है, और जब हम कोई और आंसर राइटिंग करेंगे तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो जनरली हमारे कोर्स का यही एम है कि आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी सफिशिएंट जानकारी और जनरल नॉलेज हो कि जब आप इसको लिखने बैठें तो आपको काफ़ी आसानी हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। तो बघेलखंड प्लेटू इज 500 मीटर हाई अबव द सी लेवल। एक और महत्वपूर्ण बात कि बघेलखंड प्लेटू है, यह जो समुद्र तल है उससे 500 मीटर ऊंचा है। बात करते हैं मृदा की, तो बघेलखंड क्षेत्र में किस तरीके की मृदा पाई जाती है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन दिस एरियाज एंड दे आर ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल्स। तो यहाँ पे जो बघेलखंड क्षेत्र है ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगी ब्लैक, रेड और येलो सॉइल। रेड सॉइल ये बिल्कुल डॉट डॉट वाला जो इलाका है, आप देखिए यहाँ पे ये रेड सॉइल है। ये मैप आप अगर लैपटॉप पर देख रहे हैं ये वीडियो तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद फाइन रेड जो बहुत ही बारीक डॉट्स हैं वो फाइन रेड है। चलिए तो मैं आपको समझा दूँ मोटे तौर पे कि यहाँ पे ब्लैक, रेड और येलो सॉइल्स पाए जाते हैं। द रॉक्स एंड माउंटेन रेंजेस इन दिस एरियाज आर वेरी एंशिएंट एंड इवन ऑफ जुरासिक पीरियड। कहा जाता है कि यहाँ की जो चट्टानें और जो पर्वत काफ़ी पुराने हैं और यहाँ तक कि ये जौरासिक काल तक के माने जाते हैं। गोंडवाना रेंज ऑफ दिस रीजन इज रेडनॉक अमोंग द ओल्डेस्ट फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। जो गोंडवाना क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश ही नहीं वरन दुनिया का सबसे पुराना माना जाता है कि यह जो गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना रेंज है, दुनिया की सबसे पुराने गठनों में से एक है, सबसे पुराने निर्माण क्षेत्रों में से एक है। इसी वजह से इस क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र को यहाँ पे एक जनजाति भी पाई जाती है, गोंड जनजाति। तो इन सब का ऐतिहासिक महत्व है और आपसी कहीं ना कहीं इनका एक लिंक है। बात करते हैं हम रिवर्स की, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में जिन नदियों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है उनमें से एक है सोन, दूसरी है जोहिला। दोनों का ही उद्भव अमरकंटक क्षेत्र से होता है। और इसका हम प्रवास क्षेत्र देखें तो आप सोन का जो ये पीला वाला क्षेत्र है ये इस क्षेत्र का मतलब इन नदियों का प्रवास क्षेत्र है और यही बघेलखंड का भी मुख्य रूप से जो है यही क्षेत्र बघेलखंड रीजन का भी है। बाकी सभी ये नदियाँ मध्य प्रदेश से ज़्यादा संबंध नहीं रखती हैं, इनका उद्गम छत्तीसगढ़ में मिलता है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इस क्षेत्र का जो रेनफॉल है वो 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इससे हम एक चीज़ और लिंक करते हैं कि इस रेनफॉल रेंज में जो वन पाए जाएंगे, जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो होंगे डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आगे बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर की, तो समर सीजन में मतलब गर्मियों के सीज़न में ये 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यही 40 से 42 डिग्री तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका तापमान भी 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। विंटर की बात करें तो यहाँ 12.5 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। सर्दियों में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो 12.5 डिग्री तक नीचे आ जाता है। मिनरल्स की बात करें तो बघेलखंड इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू बिल्कुल छत्तीसगढ़ और बघेलखंड क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है ये। और छोटा नागपुर प्लेटू अपने आप में खनिजों में संपन्न है और इसी वजह से छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास जितने भी राज्य हैं वह सभी उस पर्टिकुलर क्षेत्र तक मिनरल्स में, खनिजों में काफ़ी संपन्न है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है यह आर्कियन चट्टानों के बाद जो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है, उनके धारवाड़ चट्टानों के निर्माण के साथ छोटा नागपुर प्लेटू का निर्माण हुआ है। और यह भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है इसका यह तब की बात है जब अंगारा और गोंडवाना लैंड हुआ करता था और इनके बीच में तैथिस सी हुआ करता था। तो तब जो भी परिवर्तन आए और जो आर्कियन रॉक्स हैं, आर्कियन चट्टानें हैं, उनके अपक्षय मतलब डेट्यूरेशन या जो भी उनके साथ जो भी परिवर्तन आए बाह्य बलों की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, तब आर्कियन रॉक्स के बाद फिर धारवाड़ रॉक्स का निर्माण हुआ, धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। और तभी उसी काल का है छोटा नागपुर प्लेटू, उसी काल का है अरावली रेंजेस, उसी काल की है नीलगिरी रेंजेस। तो ये सभी उसी क्षेत्र, उसी काल के मिल जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू की। ड्यू टू दिस रीजन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर हियर। द मेन मिनरल्स आर मेंशन्ड बिलो आर कोल इन शहडोल। शहडोल क्षेत्र में हम शहडोल सिंगरौली को मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। वहाँ पे इसी क्षेत्र में सिंगरौली और शहडोल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से होता है। यहीं पे मिथेन गैस प्रोडक्शन भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, मतलब रिसाव सबसे ज़्यादा होता है, भले उसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जा पा रहा है। लाइमस्टोन इन शहडोल। लाइमस्टोन जो है शहडोल के अलावा हमें कटनी, सतना वाले क्षेत्र में भी और
जबलपुर वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगा, लेकिन इस परिदृश्य में बघेलखंड के परिदृश्य में शहडोल महत्वपूर्ण प्लेस है। कोरेंडम इन सीधी, तो कोरेंडम जो है वो सीधी से प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खनिज जो बघेलखंड प्लेटू से संबंध रखते हैं। बात करते हैं ट्राइब्स की, तो बघेलखंड प्लेटू में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, कौन से डायलेक्ट हैं और क्या टूरिज्म है। तो ट्राइब्स की बात करें तो कोल, बैगा, भारिया, मड़िया, अगरिया, पनिका, तो ये तमाम जो जनजातियां हैं वह इस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, और जनजातियों के पोर्शन में हम एक एक ट्राइब को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ बघेलखंड आर कॉल्ड बघेली। जो बघेलखंड के रहवासी हैं उनको हम बघेलों के नाम से जानते हैं, बघेली के नाम से जानते हैं। और ये बघेली जो भाषा है यह वही भाषा प्रयोग करते हैं, और यह हिंदी का ही एक बोली है। जो बघेली भाषा बघेली है यह हिंदी की ही एक बोली है। चलते बात करते हैं टूरिज़्म की। इस क्षेत्र का टूरिज़्म मुख्य रूप से मुकुंदपुर सफारी, जो कि सतना में स्थापित है, रीवा के बहुत निकट है, माना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह रीवा में है, लेकिन यह सतना में स्थापित है। संजय डुबरी सीधी, संजय डुबरी नेशनल पार्क पर सीधी में स्थापित है। जबलपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक इस क्षेत्र के आसपास मौजूद और इस क्षेत्र में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो यह था आज का तमाम डिस्कशन। हमने जाना कि किस तरीके से बघेलखंड प्लेटू का इतिहास रहा, किस तरीके से यह वर्तमान स्वरूप में आया, और आज वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इसका विस्तार है, और कौन कौन से टूरिज्म प्लेसेस, कौन से मिनरल्स और कौन सी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा होगा। इंतजार करेंगे शाम की स्पेशल टॉपिक पर। मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें भी हो सकती हैं, और वो शाम का जो स्लॉट है वह पर्टिकुलरली स्पेशल टॉपिक्स के लिए होगा। अगर मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों में कुछ खास होगा तो वह, अन्यथा मध्य प्रदेश की तमाम योजनाएं या जो भी मध्य प्रदेश की पुरानी खास खबरें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आप इस वीडियो को और किस तरीके से और बेहतर चाहते हैं। धन्यवाद।